जो बच्चे नैनी रेस करती है और जो बच्चे पेरेंट्स रेस करते हैं, इसमें कितना डिफरेंस होता है? बच्चा जो दैट इज रेज्ड बाय पेरेंट्स, दे हैव मोर वैल्यूज, एंड नैनी के साथ तो आई थिंक दैट इज टेम्पररी बॉन्ड एंड ऑल। जेन जी आ गए, बट आजकल चल रहा है जेन अल्फा। ये जो जनरेशनल शिफ्ट है, हाउ यू सी? जेन ज़ी लर्नर्स जो है दे आर टेक्स्ट बुक एंड ब्लैक बोर्ड लर्नर्स, उनमें पेशेंस थी। बट जेन अल्फा इज दे जस्ट वांट के सब कुछ फटाफट से हो जाए, एंड देयर ग्रास्पिंग पावर इज वेरी फास्ट, बट देयर कंसंट्रेशन स्पैन इज वेरी वेरी लो। दे कैन नॉट कंसंट्रेट फॉर लॉन्गर टाइम। हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा ना कि वो बचपन से इंग्लिश पिक कर ले, बट डू यू थिंक कि वो इंग्लिश को ज्यादा तवज्जो देने की बजाय बच्चा अपनी मदर टंग भूलते जा रहा है? आजकल पेरेंट्स का एक ही मोटिव रह गया है कि बच्चा इंग्लिश पे फ्लुएंसी आनी चाहिए उसमें। व्हाट आई फील इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, बट लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि मदर टंग बिल्कुल ही सिखाए ना बच्चे। जी नीतू जी, पेरेंट्स के लिए कोई ऐसी टिप कि वो बच्चों को डिजिटल डिवाइसेस से दूर रख पाए? हेलो नीतू जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर पॉडकास्ट। पिछले काफी सालों से आप स्टूडेंट्स के साथ क्लोजली वर्क कर रहे हैं, आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? ऑनेस्टली मेरा इंटरेस्ट ह्यूमन इमोशन और बिहेवियर को समझने में बचपन से ही था जी। तो उसे लेके मुझे लगा कि मुझे आगे कुछ करना चाहिए। सो आई स्टार्टेड डूइंग माय फर्दर साइकोलॉजी कोर्सेज एंड ऑल, जी। सो दैट रियली मोटिवेटेड मी कि मेरे को आगे बच्चों के साइकोलॉजी, पेरेंट की साइकोलॉजी में आगे सीखना चाहिए। जब मैंने देखा कि एक छोटी पॉजिटिव गाइडेंस से पेरेंट्स और बच्चों की लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ सकता है, वही मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। सो काउंसलिंग एक प्रोफेशन ही नहीं, जी। मेरे लिए एक कॉलिंग थी कि मेरे को पेरेंट्स और बच्चों की लाइफ में कुछ चेंज लेके आना है और उनके इमोशंस को समझना है जी। और उनको समझाना है किस तरह से वो बच्चों को हैंडल कर सके। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, पहली बात तो बच्चे के लिए बिल्कुल नया माहौल, नया स्कूल, नए चेहरे, सब कुछ नया। बच्चे और पेरेंट्स दोनों के लिए ये कितना चैलेंजिंग रहता है? ऑफ कोर्स पहला दिन पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए इट्स जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर। जी। सो बच्चों के लिए नो डाउट एक पहली सेपरेशन पेरेंट्स से, नई स्पेस और नए फेसेस, नई जगह, तो उसके लिए फुल ऑफ एंजाइटी है। जी। सो उसको हैंडल करने के लिए मैं पेरेंट्स से सबसे पहले यही बोलूँगी कि उनको एंग्शियस नहीं होना है। जी। अगर वो जितना काम रहेंगे उतना ही बच्चा भी काम रहेगा। अगर वो एंग्शियस होंगे तो बच्चों में वो एनर्जी अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगी। सो फर्स्ट थिंग इज टू स्टे काम। मैंने ना बहुत पेरेंट्स देखे हैं, उसमें ना बहुत सारी चीजें ये है, जब बच्चा रोता है ना पहले दिन स्कूल जाने वक्त, जो उसे स्कूल छोड़ते भी हैं, तो पेरेंट्स की भी आंखें ना नम होती हैं, आंसू आ जाते हैं। ऐसा क्यों? Yeah, truly, because it is a first separation. I know it is your heart. You're sending it to the school. So it is not easy for parents, even for a child. For a child, it is a first separation. So it has always been कि मैंने हमेशा देखा है कि पहला दिन, even if I was as a parent, I also felt like कि नम तो हो ही जाती है। ऑन द अदर साइड मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे बड़े खुशी खुशी जाते हैं। ऐसा भी है। मैं अपना एग्जांपल दे सकती हूँ। जी। When I sent my daughter to school, I think she was the older child. So I thought कि पहला बच्चा है, स्कूल जाएगा, वहाँ जाके जरूर रोएगा, लेकिन उसने तो पलट के भी नहीं देखा मेरे को। और वहाँ मैं बाहर खड़े हुए, मेरी आंखों में इमोशनल हो गए होंगे। I was more on I think I was feeling very sad कि she didn't turn back and see me. So ऐसा होता है, सब बच्चे डिफरेंट होते हैं, वही डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती है। बच्चे के लिए तो पहला दिन स्कूल का टफ है ही है, पेरेंट्स के लिए भी होता है, बट टीचर्स कैसे हैंडल करते हैं? उनके लिए भी नए बच्चे स्कूल में एंटर कर रहे हैं। ऑब्वियस है पेरेंट्स तो घर में 1 या 2 बच्चों को संभालते हैं, बट टीचर्स को 30 से 40 बच्चों को भी संभालना पड़ता है। सो हाउ टीचर डील विद दैट? सो टीचर्स को बहुत जेंटल हैंडलिंग करनी चाहिए, स्पेशली जब न्यू young children, they're coming for the first time. They should handle them very gently, and they should be play based welcome, so that children feel loved and welcomed very nicely. So that is very important, because बच्चे जितना प्ले बेस्ड चीज़ों को देखेंगे उतना ही एडजस्ट करने में उनके लिए आसानी होगी।
सो साइकोलॉजिकली टीचर्स काम रहते हैं, मैंने देखा है जब वो छोटे बच्चों को मैनेज करते हैं। ऑब्वियस है जिस जमाने में हम हैं पेशेंस लेवल बड़ा कम है। सो वो टीचर्स का माइंडसेट क्या होता है, कैसे होता है, और ऐसे वो स्ट्रांग कैसे बन पाते हैं? Teachers actually with regular practice also, and I think that you need to build up also, and by seeing such younger kids coming and coming for the first time from the family, तो उनको लगता है कि उनका वेलकम इस तरह से हो कि वो घर का सब भूल के यहाँ पर कंफर्टेबली जितने घंटे रहना है वो अच्छे से रहे। कुछ बच्चे होते हैं पहले दिन स्कूल आके बड़ा पैनिक होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे फील करते हैं कि ये मैं कहाँ आ गया, रोते हैं, मतलब उनको कंट्रोल करना समटाइम इट्स रियली टफ। बट हाउ टीचर इन चीजों को मैनेज करते हैं? आई थिंक इसके लिए बेस्ट प्रेप यही है कि घर पे ही जब बच्चे का स्कूल जाने का दिन आ रहा है उससे कुछ दिन पहले बच्चे के साथ ट्रायल बेस घर पे प्रेप करें कि गेम खेलें कि लेट्स गो टू स्कूल, चलो बैग पैक करो, यूनिफॉर्म पहनो, ताकि बच्चा कंफर्टेबल हो, प्रिपेयर्ड हो जाए कि उसने स्कूल जाना है। और उसके लिए एक और चीज़ भी आजकल बहुत स्कूल भी कहते हैं कि आप ट्रायल विजिट के लिए स्कूल में ला सकते हैं। सो बच्चे को ट्रायल विजिट के लिए लेके जाना चाहिए सो दैट बच्चा इज प्रिपेयर्ड, ताकि उसको एक इमेज बन जाए उसके दिमाग में कि मैं अब कहाँ जाने वाला हूँ, मेरी नेक्स्ट लाइफ क्या स्टार्ट होने वाली है। यस, चाइल्ड इज प्रिपेयर्ड दैट वेयर ही इज गोइंग ऑन द वेरी फर्स्ट डे, और वो देख ले कि ये मेरे टीचर होने वाले हैं, ये मेरे को अब हैंडल करेंगे। आजकल सब आई थिंक पेरेंट्स करते हैं ताकि वो फर्स्ट डे में वो कंफर्टेबल रहे बच्चा कि कौन पेरेंट। नीतू जी, आज से 10 साल पहले जो स्कूल्स होते थे और जो आज के स्कूल्स हैं, इनमें कितना डिफरेंस है? पहले के स्कूल पे मैंने देखा है कि क्लासेस फुल जैम पैक होती थी, और आजकल सिर्फ आई थिंक क्वालिटी और क्वांटिटी देखा जाता है। आजकल के बच्चे it's easy for teacher also to handle, and thanks to the management school also think about it कि हमें quality deliver करनी है ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें और सीख सके जब वो स्कूल आए। जी, जमाना है कंप्यूटर, टेक एंड एवरीथिंग, डिवाइसेस हैं, प्ले स्टेशंस हैं, मोबाइल्स हैं। ऑब्वियस है आजकल जो बच्चे हैं वो बचपन से ही पेरेंट्स उनको मोबाइल फ़ोन देते हैं, आईपैड्स देते हैं ताकि वो टिक के बैठ के खाना खा लें, वो ज़्यादा तंग ना करें। आई थिंक कि आउटडोर गेम का ज़माना तो चले गया है। सो ये स्कूल में कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं? स्कूल में बच्चों के पास ऑब्वियस है डिजिटल डिवाइस नहीं होता, सो टीचर्स उनको क्या क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ करवाती हैं? आजकल हम सब एक डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, सो उससे क्या पेरेंटिंग एक डिपेंडेंसी, डिजिटल वर्ल्ड एक डिपेंडेंसी बन गई है, जिससे बच्चों का फोकस बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट, हाँ, इससे बच्चों का फोकस भी और इफ़ेक्ट हुआ है। हमें आउटडोर एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोर्स करना चाहिए ताकि बच्चे थोड़ा डिवाइसेस से दूर रहें। सो मोर आई थिंक देयर इन आउटडोर एक्टिविटीज़ आर इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर द किड्स, तो बच्चे क्रिएटिविटी ज़्यादा करेंगे एंड और उनका माइंड फोकस भी करेगा। जी, जैसे कुछ बच्चे ना मोबाइल और आईपैड के बड़े एडिक्टिव होते हैं, तो वो फॉर एग्जांपल अब स्कूल में आ गए हैं और स्कूल में उनको वो आईपैड या फ़ोन नहीं मिल रहा, सो वो आप कैसे मैनेज करते हैं उन बच्चों को? शुरू में नो डाउट लाइक बच्चों को जैसे कई बार नया सेशन स्टार्ट होता है, बच्चे इतने ज़्यादा मोबाइल्स पे और आई थिंक डिवाइसेस पे ही लगे होते हैं, तो स्कूल आके उनको कुछ दिन तो ज़रूर लगता है, लेकिन स्लोली जब वो एनग्रॉस हो जाते हैं एक्टिविटीज़ में, फिर वो सोशलाइज भी करने लग जाते हैं, और बच्चों के साथ मिलना जुलना, दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद पीयर्स आल्सो। बट यस, इनिशियली इट इज़ हार्ड फॉर देम, बट स्लोली वी नीड टू मेक देम। जी, नीतू जी, पेरेंट्स के लिए कोई ऐसी टिप कि वो बच्चों को डिजिटल डिवाइसेस से दूर रख पाएं? बहुत अच्छी टिप है। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम दें बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जितना भी हो सके आई थिंक प्ले टाइम इंट्रोड्यूस करें और उनको स्टोरी टेलिंग करें, एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प देम फॉर एवरीथिंग। और आई थिंक इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट थोड़ा डिवाइस एंड ज़्यादा आउटडोर प्ले, इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट लाइक फॉर किड्स। जैसे कुछ गेम्स होती हैं, बोर्ड गेम्स होगी, वो ब्लॉक्स हो गए,
ये चीजें बच्चों को कितनी ज्यादा करवानी चाहिए? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आई थिंक दैट इज व्हाट क्वालिटी टाइम इज. आई थिंक अगर आप किसी भी वे में बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं जिसपे बच्चे का भी इंटरेस्ट है और वो कुछ उसमें से सीख भी रहा है, दैट इज वंडरफुल. आई थिंक यू आर डूइंग परफेक्ट पेरेंटिंग इफ यू कैन हैंडल इट वेल. पहले पेरेंट्स का प्रेशर रहता था बच्चों पर कि पढ़ाई में अच्छा करो, एकेडमिकली अच्छे स्कोर लेके आओ, बट आज पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा एकेडमिकली भी स्ट्रांग हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, सिंगिंग भी करे, मतलब मल्टी टैलेंटेड हो. पहले की पेरेंटिंग में जो उम्मीदें थी आज वो डबल हो चुकी हैं. हाउ यू सी दिस? हम सब ने सुना होगा पहले जब भी कोई आता था घर पे मेहमान, हमें सुनने को मिलता था आंटी को कहानी सुनाओ, आंटी को पोइम सुनाओ. सो बच्चों को हमेशा ही कुछ ना कुछ गेस्ट के सामने करना पड़ता था, जिससे बच्चे बहुत प्रेशर में आ जाते थे, जिससे बच्चे शाय भी हो जाते थे और एंग्शियस भी हो जाते थे. और जब भी कोई घर पे गेस्ट आता था वो चाहते थे कि हम उनको मिले ना, तो दे यूज्ड टू गेट अवे फ्रॉम दैट, ताकि मिलना ना पड़े, सोशलाइज ना करना पड़े. तो उससे बेटर है कि बच्चा निकल के आए. घर पे ही एक स्टेज रखना चाहिए जिसमें पेरेंट्स उसको इनकरेज करें और बच्चा खुद परफॉर्म करे और पेरेंट्स वहाँ पर बैठ के उसको इनकरेज करें. बिकॉज आई फील बेटर अप्रोच ही है घर से ही सेफ स्टेज क्रिएट करें. और परफॉर्मेंस तब आती है जब एम्पावरिंग बच्चा खुद करना चाहे. नीतू जी, जो बच्चे बहुत ही पैम्पर्ड होते हैं फैमिली में, वो स्कूल जाके कैसे एडजस्ट करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जब बच्चे घर से जाते हैं, नेचुरली पेरेंट्स तो ओवर पैम्पर करेंगे ही, और जब बहुत ओवरली पैम्पर्ड होते हैं उनको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पर. सो जब वो देखते हैं कि स्कूल में जाना है, वहाँ पर रूल्स फॉलो करने हैं, सब उनके लिए एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है. बट स्लोली आई थिंक जब टीचर्स भी देखते हैं कि बच्चा ओवरली पैम्पर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो थोड़ा सा फ्रेम बनाते हैं कि इसको हमने कैसे हैंडल करना है. सो बच्चे के पेरेंट्स को पहले तो शुरू करना चाहिए कि घर में कि उसको टर्न लेना सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चा प्रिपेयर्ड नहीं होता कि कैसे टर्न वाइज के. उसको हमेशा होता है कि आई एम द फर्स्ट, आई एम एंटाइटल्ड, आई एम द ओनली चाइल्ड, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट, मैं स्पेशल हूँ. सो बच्चों को और उसको उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको बैलेंस रखना चाहिए, एंड ग्रुप प्ले में भेजना चाहिए, ताकि उसको टर्न लेना आए, उसको वेट करना आए. सो उसमें एक स्थिरता आए. सो दैट इज मोर रिक्वायर्ड. जैसे हमने देखा है पहले फैमिलीज में एटलीस्ट 2 से 3 बच्चे तो होते थे, बट आज सिंगल भी बच्चा हो रहा है. डिफरेंस बताएं, जो बच्चे सिबलिंग्स के साथ बड़े होते हैं और जो सिंगल चाइल्ड. जो सिबलिंग के साथ है, दैट्स ऑब्वियसली दे हैव लिटिल पेशेंस, बिकॉज उनको एक के साथ डील करना पड़ता है. और जो सिंगल है, यस, उनको पता है कि आई एम द ओनली वन, आई एम एंटाइटल्ड, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट. पेरेंट्स तो सुन ही लेंगे, मैं ही आकर आ जाऊं. बिल्कुल ठीक है. सो पेरेंट्स को एक बैलेंस लाना चाहिए लव और लिमिट में, ताकि बच्चे को पता चले कहाँ पर means कि he needs to be loved and where he needs to maintain the limits too. जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे सिंगल चाइल्ड, आजकल तो सिंगल चाइल्ड ही होते हैं, ऊपर से न्यूक्लियर फैमिलीज में होते हैं, तो वो बच्चा ज़्यादा शाय होता है. बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली, बिकॉज आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चे अडल्ट्स के साथ ही ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ पर हार्डली एनी कजन इज देयर एंड ऑल. सो उसके कारण बच्चा इंटरैक्ट ज़्यादा नहीं कर पाता है अपने पीयर्स के साथ एंड ऑल. सो इसलिए बच्चा ज़्यादा शाय निकलता है. उसको भी हैंडल किया जा सकता है अगर पेरेंट्स चाहें बच्चे को ज़्यादा ग्रुप क्लासेस को ज्वाइन करवाएं. और आजकल तो प्ले डेट्स बहुत हैं, बच्चों को प्ले डेट्स पे भेजें. सो दैट और कजन्स के साथ भी जरूर मिलें. फैमिली गेट टुगेदर में उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाएं, ताकि वो घुलना मिलना स्टार्ट करें, वो बच्चा हेजिटेट ना करे. बिल्कुल. बट क्या ऐसे बच्चों को सोशल एंजाइटी ज़्यादा होती है? डेफिनेटली. अगर आप इस पे वर्क नहीं करेंगे, देन मोर द चाइल्ड विल ग्रो अप, ही विल डेफिनेटली डेवलप एंजाइटी. सो उसको दूर करने के लिए दीज आर द थिंग्स आई थिंक पेरेंट नीड्स टू वर्क ऑन इट, कि बच्चे को थोड़ा इंटरेक्शन हर रोज का कुछ टाइम के लिए अपने ही पीयर्स के साथ करवाएं, अपनी एज ग्रुप के साथ करवाएं.
उससे बेटर रहेगा। मैंने काफ़ी फंक्शंस अटेंड किए पिछले कुछ सालों में। मैंने ना एक डिफरेंस नोट किया कि पहले पेरेंट्स आते थे अपने बच्चों के साथ, मदर या फादर ने खुद उनको गोदी उठाया हुआ है, बट फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स अब उनके साथ एक नैनी आती है। नैनी ही बच्चे को हैंडल करती है, नैनी ही बच्चे की टेक केयर करती है, और बच्चा ज़्यादा घुल मिल भी नैनी के साथ रहा है। सो जो किड्स रेज्ड बाय नैनी, उनमें क्या डिफरेंस है, और जो पेरेंट्स रेज करते हैं उनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो है। नैनी एक्चुअली आजकल, नो डाउट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव नैनी, स्पेशली दोज हु आर वर्किंग, उनके लिए तो एक नेसेसिटी है। लाइक आई थिंक दे नीड टू कीप समबडी फॉर टू लुक आफ्टर देयर चाइल्ड। सो अगर नैनी अच्छी है देन इट इज़ वेल गुड। इफ शी इज़ लविंग तो चाइल्ड इज़ वेरी हैप्पी एंड सिक्योर्ड। एंड उसमें नैनी के लिए भी लाइक आई थिंक बच्चे को इक्वली उसको समझना चाहिए। अगर आप रख भी रहे हैं नैनी तो आई थिंक यू शुड लुक एट इट लाइक हाउ अफेक्शनेट शी इज, शी हैज़ अ गुड लैंग्वेज एंड ऑल, सो दैट चाइल्ड डजंट लिसन और अडैप्ट दोज वर्ड्स एंड ऑल। और नो डाउट जहाँ पर नैनी नहीं है वहाँ के एटमॉस्फेयर में वो तो पेरेंट्स ही सब हैंडल कर रहे हैं। सो दैट इज़ वंडरफुल। आई थिंक अगर पेरेंट्स टोटली चाहते हैं कि बच्चे वही रेज करें, दैट्स वंडरफुल। आई थिंक नथिंग्स लाइक इट। बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। जहाँ पर नैनी है वहाँ पर मैं पेरेंट्स को यही कहूँगी, यही रिकमेंड करूँगी कि ज़्यादा क्वालिटी टाइम दे बच्चे को। आई नो योर वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, यू हैव योर एम्बिशन एंड एवरीबडी हैज़ नाउ डेज। सो बेटर है थोड़ा क्वालिटी टाइम दे, स्टोरी टेलिंग करें बच्चे के साथ रेगुलरली, और उसके साथ प्ले करें और आउटडोर उसको नेचर वॉक के लिए लेके जाएं, सो दैट चाइल्ड हैज अ बॉन्ड विद यू, नॉट मोर विद नैनी। जी। एक दिन ना मैं देख रहा था, कपिल शर्मा का शो देख रहा था, तो कपिल ना डिस्कस कर रहा था अपनी बेटी के बारे में। तो उनकी भी नैनी कोई डिफरेंट स्टेट से हैं, तो वो कह रहा था कि मैंने उसे हिंदी में पूछा, पंजाबी में पूछा, बट उसने उस लैंग्वेज में मेरे को ज़्यादा अंडरस्टैंड किया जिस लैंग्वेज में उनकी नैनी बात करती है। सो क्या बच्चा नैनी को ज़्यादा पिक कर रहा है क्योंकि वो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है? That's totally, I totally understand. Like I think what you're trying to ask. लेकिन उस पे यही है कि अगर नैनी के साथ बच्चा जितना ज़्यादा रहेगा, बॉन्ड उसी के साथ होगा, क्योंकि बच्चा इतनी यंग एज में, दिस अर्ली चाइल्डहुड मीन्स दैट ओनली, लाइक जो भी उनके सामने है उसके साथ उनका बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा। सो ये नाउ दिस इज नाउ पेरेंट्स ड्यूटी टू हैंडल इट लाइक सो दैट लाइक दे हैव बॉन्ड, नॉट द नैनी हैज अ बॉन्ड विद द चाइल्ड। सो वैल्यूज और मॉरल वैल्यूज सारी पेरेंट्स को ही देनी है, पेरेंट्स से ही आनी चाहिए, नैनी से नहीं आनी चाहिए। जी। अब हम एक चीज देखते हैं, जो बच्चे नैनी रेस करती है और जो बच्चे पेरेंट्स रेस करते हैं, इसमें कितना डिफरेंस होता है? इसमें डिफरेंस, there is lot of difference, yeah, because I think वो bond जो पेरेंट्स और बच्चे का है वो नैनी और उसमें तो बहुत ही डिफरेंस है। और बच्चा जो that is raised, the child who's raised by parents, they have more values and they have a bond, and nanny के साथ तो I think that is temporary bond and all, and then child obviously जब वो बड़ा होगा तो obviously nanny भी shift करेगी कहीं और, parents will also miss it. I think once they I think grow up, child has less bonding with the parents when they grow up. जी जैसे generational shift हो रहा है, लाइक आई एम अ 90s किड, मिलेनियल्स में आ जाता हूँ मैं, तो अब उसके बाद जनरेशन आई जेन जी आ गए, बट आजकल चल रहा है जेन अल्फा। ये जो जनरेशनल शिफ्ट है, हाउ यू सी? या जेन जी लर्नर्स जो है दे आर टेक्स्ट बुक एंड ब्लैक बोर्ड लर्नर्स, उनमें पेशेंस थी, दे कैन अडेप्ट द रूटीन एंड ऑल, बट जेन अल्फा इज totally like I think they just want कि सब कुछ फटाफट से हो जाए, and their grasping power is very fast, but their concentration span is very low, like they cannot concentrate for longer time, like but they are very quick in reading things and all, like बड़े जल्दी से वो समझ जाते हैं, लेकिन they cannot sit for longer time and all, they we need to work. Patience wise कैसे? Patience wise is where like I think very less, where Gen Z they have lot of patience, they can adapt to lot of things and all. हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा ना बचपन से ही जब वो स्कूल में जाए, चाहे वो नर्सरी में, एलकेजी में, यूकेजी, जिस भी टर्म में वो जा रहा है, कि वो बचपन से इंग्लिश पिक कर ले,
इंग्लिश सीखे, बट डू यू थिंक कि वो इंग्लिश को ज्यादा तवज्जो देने की बजाय बच्चा अपनी मदर टंग भूलते जा रहा है? या बिल्कुल, आजकल पेरेंट्स का एक ही मोटिव रह गया है कि बच्चा इंग्लिश पे फ्लुएंसी आनी चाहिए उसमें। जी व्हाट आई फील इज इट इज इम्पोर्टेंट टू, बट लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि मदर टंग बिल्कुल ही आप बिल्कुल सिखाएं ना बच्चे को। रादर आई फील कि बाइलैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बच्चा क्रिएटिविटी और बहुत जल्दी पिक करता है इस एज के बच्चे। आप रादर 2 से 3 लैंग्वेजेस भी सिखा सकते हैं इस एज में। अर्ली एज में बच्चे इतनी जल्दी पिक करते हैं, तो आप 2 से 3 लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं। और मदर टंग से बच्चा रादर बॉन्ड क्रिएट करता है पेरेंट्स से और सबसे, अपने रिलेटिव्स जो भी आएंगे उनसे अच्छा बॉन्ड उसका क्रिएट होगा। सो मदर टंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मदर टंग अपनी रूट्स के साथ उसको जरूर जुड़ाना सीखिए। जी, ऐसे ही बच्चों को ना कंपेयर बड़ा किया जाता है। पेरेंट्स अक्सर कंपेयर करते हैं, वो देखो तुम्हारी मासी का लड़का है कैसे कर रहा है, वो देखो आपकी बुआ की बेटी कैसे कर रही है, वो देखो पड़ोसियों का बेटा कैसे कर रहा है, बेटी कैसे कर रही है। सो ये बच्चे कैसे हैंडल करें, और क्या बच्चे इन चीजों से फिर अपने आप को कम आंकना स्टार्ट कर देते हैं? देखो, या इसमें मैंने भी बहुत बार देखा है कि बच्चों को हमेशा ही कहते हैं कि देखो कंपैरिजन में, देखो तुम्हारा कजन कितना तेज लिखता है या कितना तेज काम करता है। सो ये एक्चुअली पेरेंट्स भी मे बी उनका मोटिव होता है कि बच्चे को मोटिवेट करें, पुश करें, बट उससे पुश नहीं होता, रादर इट इज ऑन अदर साइड। वो बच्चे को डीमोटिवेट कर देते हैं। बच्चा सोचने लग जाता है कि शायद ये कंपैरिजन से आई एम नॉट इनफ। सो इससे क्या होता है कि बच्चा एक शेल में चले जाता है और वो सोचता है कि मेरे को लगता है कि कुछ प्यार पाने के लिए बहुत चीजें अचीव करनी पड़ेंगी, पेरेंट्स की नजरों में उठने के लिए बहुत चीजें करनी पड़ेंगी। सो दैट इज वेरी बैड, आई फील लाइक फॉर द चाइल्ड। रादर पेरेंट्स शुड वर्क ऑन इट, लाइक उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए, उसकी सिर्फ प्रेजेंट परफॉर्मेंस से, जो नेचुरल है उससे पहले उसे नेचुरल परफॉर्म करना चाहिए। उसकी पास्ट वाली परफॉर्मेंस से उसका कंपैरिजन करना चाहिए, नॉट विद अदर किड्स। और पीयर्स के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज इंडिविजुअल थिंग, सो दैट शुड ऑलवेज बी इन पेरेंट्स को हमेशा समझनी चाहिए हर एक बच्चा एक यूनिक है। नीतू जी, ऑब्वियस है बच्चे बहुत शरारती होते हैं, बट वो शरारती कुछ ऐसे होते हैं, वो बच्चों को, आगे वाले बच्चों को बुली भी कर देते हैं, बट उन्हें नहीं पता होता कि वो बुली कर रहे हैं, बट वो सामने वाला बच्चा बहुत ज्यादा सहम जाता है। एज ए टीचर आप उसे कैसे टैकल करते हो और पेरेंट्स इसे कैसे टैकल करते हैं? जब बच्चे बुली होते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो उनके बिहेवियर में चेंज दिखेगा। पहले तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बच्चे के साथ कुछ हुआ है। सो वी नीड टू एक्चुअली, अगर स्कूल में कुछ ऐसा हुआ है तो बच्चा, एक तो चाइल्ड विल नॉट स्पीक टू एनीवन, सो ही विल बी वेरी स्केर्ड, बोलना बंद कर देगा। तो बच्चे को हैंडल करने के लिए हमें एक सेफ कॉर्नर में लेके जाना पड़ेगा उसको थोड़ा सा उसको बताना पड़ेगा कि यू आर सेफ, यू कैन टॉक टू मी अबाउट इट, लाइक दिस इज हाउ वी टैकल इन द स्कूल, वी नीड टू गिव अ सेफ स्पेस फॉर चाइल्ड, सो क्रिएट अ स्पेस so that child is comfortable so he can talk to you. So same with parents also, कि पेरेंट्स को भी एक सेफ स्पेस घर पे जरूर बच्चे के लिए रखना चाहिए, ताकि अगर बच्चा कोई भी बुली होता है वो डरे ना, घर पे आके आपके साथ बात कर सके, so that you can sort out the things. This is a better way. So make him comfortable and everything can be handled. In case अगर आपसे नहीं हैंडल हो रहा तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं। Yeah, that can be done. If you cannot handle for few days and all, if you feel that is going out of your hand, then definitely you should show it to some counselor. नीतू जी, एक बहुत ज्यादा चैलेंज आता है पेरेंट्स को भी, बट आई होप इसे ओपनली डिस्कस भी करना चाहिए, अबाउट गुड टच एंड बैड टच फॉर किड्स। बिल्कुल, आजकल ये टॉपिक बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। रादर आई से इन वेरी अर्ली एज, you can start up from 3 to 5 years.
आपको बच्चे को सिंपल लैंग्वेज में ये सिखाना चाहिए, गुड टच एंड बैड टच. गुड टच मीन्स safe. You should feel safe when somebody touches you, and bad touch means you don't feel comfortable, you feel insecure. So these are things आपको बतानी चाहिए बच्चे को कि good touch और bad touch में क्या difference है, so that child knows. हमने बच्चे को prepare करना है, aware करना है, ताकि बच्चा child is ready to say no, and he is ready to come and tell you that if something goes wrong. हमने awareness लानी है बच्चे में, एक डर नहीं लाना. So क्या आपने उन बच्चों को काउंसलिंग दी है जो इन चीजों से सफर हो गया है? Rather on this good touch and bad touch, आजकल बहुत सारी rhymes भी हैं, और even I have been taking few workshops also on good touch and bad touch. And it's very useful. I found like बच्चे बहुत जल्दी से इसको पिकअप करते हैं. बट ये है कि इस यंग एज में you have to repeat it. Once you do it, लेकिन after 3-4 months you need to repeat it again, so that child is aware of. Means हर स्कूल को भी ये वर्कशॉप्स करवाते रहना चाहिए. स्कूल डेफिनेटली आजकल है भी, काफी स्कूल्स कर भी रहे हैं. नीतू जी, थैंक्स फॉर योर टाइम. थैंक्स, आपने आकर अपने थॉट्स शेयर किए ऑन पेरेंटिंग एंड साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ किड्स. सो जल्दी मिलते हैं हम अपने सेकंड पॉडकास्ट में. थैंक यू सो मच.